Okay, so the next topic we have is Charles Robert Darwin. तो इनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं. Charles Darwin set out on a voyage when he was 22 years old. Voyage का मतलब आप लोग समझते हैं. Voyage का मतलब होता है एक लंबी यात्रा. ठीक है. सो चार्ल्स डार्विन जो है वो 22 years की एज में एक voyage में गए. The 5-year voyage took him to the South America and the island of its coast. अभी जो 5 साल की voyage थी ये उन्हें साउथ अमेरिका की तरफ लेके गई एंड उसके जो कुछ आइलैंड्स के कोस्ट है वहां पे लेके गई. The studies that he conducted during this voyage were to change forever the way we look at variety of life on earth. अब जो उन्होंने यहाँ पे स्टडीज की वो स्टडीज कुछ ऐसे होने वाली थी कि हमारा जो अर्थ में लाइफ को देखने का नजरिया है वो चेंज होने वाला था. Interestingly, after he got back to the England, he never left its shore again. He stayed at home and conducted various experiments that led him to formulate his hypothesis that evolution took place due to a natural selection. उनके जितने भी हाइपोथेसिस थे, ठीक है. हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि जो स्टडीज उन्होंने की होती है एंड स्टडीज के बेस पे जो उन्होंने अपने थीसिस बनाए होते हैं, यानी कि जो उन्होंने अपनी जो राइटिंग में उन्होंने अपनी जो चीजें लिखी होती हैं वहां पे उन्होंने बताया कि एवोल्यूशन जो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होता है. यानी कि किसी इंसान या फिर किसी पर्टिकुलर स्पीशी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता कि उनका जो एवोल्यूशन है वो कैसा होगा. एक स्पीशी का जो एवोल्यूशन है वो नेचर पे डिपेंड करता है. He did not know the mechanism whereby variation arose in the species. He would have been enlightened by the Mendel's experiment, but these two gentlemen did not know of each other or their work. अब जो ये मैकेनिज्म है कि ये जो स्पीशीज हैं इनमें वेरिएशंस किस तरीके से आती हैं ये डार्विन को नहीं पता था. ठीक है. लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर मेंडल और डार्विन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता होता तो शायद ये कोई कंक्लूजन निकाल पाते और ये हमारी हेल्प कर पाते कि जो हमारी अर्थ है उसमें स्पीशीज में वेरिएशंस कैसे आते हैं, एवोल्यूशन कैसे होते हैं. We often associate solely with the theory of evolution, but he was accomplished naturalist, and one of the studies he conducted was to do with the role of earthworms in the soil fertility. अगर हम डार्विन की बात करते हैं, जो डार्विन है हम उसको ज्यादातर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के लिए जानते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जो डार्विन है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है उस पर काम किया. वो एक नेचुरलिस्ट थे, तो यानी कि नेचर से रिलेटेड मोस्टली वो चीजें किया करते थे. और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो अर्थवॉर्म से इंक्रीज होती है, इसकी स्टडी भी उन्होंने ही की थी. ठीक है. पता है आप लोगों को जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है उसके लिए हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं. ठीक है. देन इसके बाद हम मैन्योर यूज करते हैं. ठीक है. तो उन्होंने अपनी स्टडीज में बताया था कि अगर हम हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए अर्थवॉर्म्स यूज करेंगे तो जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है. एंड जितने भी ऑर्गेनिक फार्म्स हैं वो आज की डेट में इस चीज को प्रैक्टिस में लेके आते हैं. ठीक है. ऑर्गेनिक फार्म, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द HYV सीड्स फार्म. ठीक है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज काइंड ऑफ फार्मिंग जिसमें कि हम बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं, क्योंकि अगर बहुत सारे केमिकल्स होंगे तो अर्थवॉर्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो अल्टीमेटली मर जाएंगे. ठीक है. ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है जहां पे फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का बहुत ही लिटिल यूज होता है, मतलब जितना रिक्वायर्ड है, मतलब जब उनके बिना काम नहीं किया जा सकता, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स के बिना सिर्फ उतना सा डाली जाता है, नॉट एज अ हार्मफुल केमिकल बट एज अ हेल्पफुल केमिकल. ठीक है. जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि जो वाटर है वो भी तो एक केमिकल है, H2O है ना. H2O भी तो एक केमिकल ही है.
बट अगर हम उसको पीते हैं तो हम कोई हार्मफुल केमिकल तो नहीं पी रहे हैं, है ना। हम HCl तो नहीं पी रहे हैं, हम सल्फ्यूरिक एसिड तो नहीं पी रहे हैं, ठीक है। वो पियेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल केमिकल्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम वाटर पी रहे हैं तो वो हमारे लिए केमिकल, तो वो हमारे लिए हार्मफुल केमिकल नहीं है। इनफैक्ट अगर हम जरूरत से ज्यादा वाटर को पियेंगे तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। आप लोगों को पता है एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, कितना लीटर? हैंड रेज करो जरा, किस किस को पता है एक दिन में कितना वाटर पीना चाहिए, कितना लीटर? हाँ जी मरव बताओ जरा। 6 to 7 liters. ओके 6 to 7 लीटर्स। हाँ जी, एनीवन एल्स? कोई आइडिया हो किसी को? नहीं पता, ओके। मतलब 6 to 7 लीटर्स आपने कहा कि पानी पीना होता है। आप कितना पीते हैं? 4 liters. 4 लीटर्स, बहुत ही एक्यूरेट आपने स्टेटमेंट दी है। 4 लीटर्स कैसे मेजर करते हो 4 लीटर्स? Sir, 4 bottles of 1 liter. चलिए बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन थी, हर कोई इस चीज को वो कर सकता है। लेकिन आपको पता है कि 6 to 7 लीटर्स ऑफ वाटर आर हाईली हाईली हार्मफुल फॉर आवर किडनीज। यू हैव रॉन्ग इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट 6 to 7 लीटर्स। हाँ जी, अब कोई बताना चाहेगा कितना पीते हैं? नहीं पता, चलिए। हाँ जी, सानिया बताना चाहेगी। सर 2 to 3। 2 to 3 थोड़ा सा कम हो गया, 3 to 4। ठीक है जी, 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर आपको एक दिन में पीना चाहिए। मिनिमम 3, मैक्सिमम 4। वाई नॉट 4 से ज्यादा? बिकॉज आप लोगों ने पढ़ा है अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि नेफ्रॉन नाम की एक चीज होती है जिसमें फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं। किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होती हैं, नेफ्रॉन के जो जो नेफ्रॉन होती हैं वो फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं, वो यूरिया को एक्सट्रैक्ट करती है, हमारा जो यूरिन है उससे, ठीक है। जब आप बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो आपके जो फिल्टरिंग यूनिट्स हैं उन पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। बहुत ज्यादा असर पड़ने की वजह से जो किडनीज हैं उन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है और आपकी किडनी की लाइफ डिक्रीज होती है, ठीक है। सो 6 to 7 लीटर्स ऑफ वाटर कभी भी नहीं पीना, ठीक है। आप लोगों की जो बॉडी न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी वॉश अवे हो जाते हैं 6 to 7 लीटर से, ठीक है। कभी भी नहीं पीना है, इट्स ऑलवेज 3 to 4 लीटर्स, ठीक है। ना इससे ज्यादा ना इससे कम, ओके। एंड मनम आपकी वीडियो नहीं दिखाई दे रही है, व्हाट हैपेंड? चलिए अब दिखाई दे रही है। हाँ जी, सो मनम आप 6 to 7 लीटर्स ऑफ वाटर पीते हो। मुझे ये बताओ कि जो वो वाटर है वो आप कैसे पीते हो? टेम्परेचर? Sir, 4 liters पीता हूँ मैं तो। नहीं नहीं, पहले तो रूम 6 to टेम्परेचर। 7 था सर पहले। 6 to 7 पीना चाहिए। अच्छा, आपने मैं कहा था 4 कि आप पीता हूँ। 4 पीते हो। ओके चलिए ठीक है जी, आप बिल्कुल सही क्वांटिटी पीते हैं। तो जब 6 to 7 पीना चाहिए तो आप 4 क्यों पीते हो वैसे, अकॉर्डिंग टू यू? सर मन नहीं करता पानी पीने का, ज्यादा पानी पीने का। रिक्वायर्ड अमाउंट 4 लीटर होती है। अच्छा, लेकिन आप तो 6 to 7 बता रहे थे, तो आप तो गुमराह कर रहे थे। सर मेरे फादर मुझे कहते हैं कि 6 to 7 लीटर्स तो पीना चाहिए। नहीं नहीं, उनको बोलो गलत बोल रहे हैं। WHO की जो वेबसाइट है वो खोलें, वहां पे साफ तरीके से मेंशन्ड है कि 3 to 4 लीटर। एंड नॉट ओनली WHO, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा है कि 3 to 4 लीटर ही आपको पीना चाहिए। हाँ जी, कैसे पीते हैं आप? मेरा क्वेश्चन ये था, ठंडा पीते हैं, गर्म पीते हैं, नॉर्मल पीते हैं? सर मटके का पानी। मटके का पानी पीते हो, ठीक है। फ्रिज से जो पानी है उसको नहीं लेते हो? नो सर, वो नहीं लेते। कभी कभार?
सब रेयरली। रेयर, ओके फाइन। सो एंड ग्लास से पीते हो या बॉटल से? बॉटल। बॉटल से। एंड सिप सिप करके पीते हो या गल्प करते हो? सिप सिप कर। ओके फाइन। मतलब आप ऐसे तो नहीं सोच रहे सर पीछे पड़ गए यार? चलिए, ओके। सो कितने स्टूडेंट्स हैं जो 3 to 4 लीटर ऑफ वाटर पीते होंगे रोज? हैंड रेस करो जरा। देखो 3 to 4 लीटर बहुत होता है। अगर आपको लग रहा है ना कि 3 to 4 लीटर ही तो है, 3 नंबर 4 नंबर ज्यादा थोड़ी ना होता है। तो 3 to 4 लीटर पीना, और ये वो पानी होता है जो आपको खाने के साथ नहीं पीना होता है। इस मिसकंसेप्शन में मत रहना, ओके? ये खाने के अलावा होता है। देखो खाने के टाइम पे तो पानी पीना ही नहीं चाहिए, ओके? तो ये वो है जो खाने के अलावा है। हाँ जी, अब हैंड रेज करो जरा। 3 to 4 लीटर। सिर्फ एक पारस, ओके ठीक है जी। सो मैंने एक चीज क्लियर की कि खाने के अलावा जो पानी होता है वो 3 to 4 लीटर होता है। दूसरा, अच्छा ठंडा पानी कौन कौन पीता है गर्मियों में? हैंड रेस करो जरा। ओके, नूर नहीं पीती, हाँ? ओके फाइन, ठीक है ठीक है। एंड सर्दियों में गर्म पानी कौन कौन पीता है? हैंड रेस करो जरा। मतलब जब भी सर्दियों में पानी पीना है तो गर्म पानी ही पीना है, वो बात चल रही है। ये नहीं कि कभी कभार सुबह और रात को। चलो ठीक है, दैट्स फाइन, वो भी कोई कोई है, ठीक है। और कितने हैं आप लोगों में से जो सिप करके पीते हैं? सिप सिप करके पीते हैं, कितने बच्चे हैं? ठीक है। सिप सिप का मतलब होता है कि आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, और उस ग्लास को फिनिश करने के लिए आपने अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट का टाइम लिया, ठीक है, 1 to 1.5 मिनट का। हम ऐसा करते हैं ना, पानी लगाया मुंह में और सीधा ही, मतलब 10 सेकंड में ही सब खत्म। वो नहीं बात कर रहा हूं मैं, 1 मिनट आप लोग लगाते हो। हैंड रेस करो अब जरा, सिप वाले, ठीक है। एंड गल्प वाले अपना हैंड रेस करें। एक ही बारे में, मतलब 10 सेकंड में पानी खत्म, ठीक है जी, ओके। सो देखो, वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारी लाइफ में, क्योंकि वाटर हमें रोज पीना है और अच्छी खासी क्वांटिटी में पीना है, ठीक है। सो वाटर पीने का सिस्टम ऐसा होता है कि आपको हर आधे घंटे के बाद अप्रोक्सीमेटली 100 to 150 ml ऑफ वाटर पीना होता है। ऐसा नहीं होता है कि 1 घंटे के बाद हम सीधा आधा लीटर पानी पी रहे हैं, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। आधे घंटे के बाद 100 से लेके 150 ml वाटर आप पीते हो, ठीक है। सिप सिप करके पीते हो। ऐसा इसलिए करते हो ताकि आपकी किडनीज पे स्ट्रेस ना हो। जब आप बहुत सारा पानी इकट्ठे पी लेते हो तो आपकी जो किडनीज होती है उन पे स्ट्रेस पड़ता है, और जब आप अपने पानी को सिप सिप करके पीते हो तो आपकी बॉडी जो होती है वो उसको धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब कर रही होती है, ठीक है। वो एक जगह जाके फ्लश नहीं हो रहा होता कहीं, ठीक है। वो बॉडी में धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब हो रहा होता है, तो वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है जब आप सिप सिप करके पीते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप लोग पीते हैं एकदम गल्प करके, तो वो सीधा आपने फ्लश किया है पानी, ठीक है। तो वो चीज आप लोगों को नहीं करनी होती है। प्लस टेम्परेचर, जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 37 डिग्रीज, ठीक है। सो आपका जो वाटर है वो हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर में होना, वो हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर में होना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर के साथ इंटरफेयर करके आपके जो लाइफ प्रोसेसेस है उनको स्लो ना करे, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि किसी को इनडाइजेशन हो रहा है, किसी को गैस हो रही है, या कोई कह रहा है कि मेरे को ब्लोटेड सा फील हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा का सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो खाना है, मतलब सारा का सारा तो नहीं, वन ऑफ द रीजन जो है वो ये है कि आपका जो पानी का टेम्परेचर है वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली नहीं है, ठीक है। तो तो गर्मियों में आपको नॉर्मल वाटर जो है, नॉर्मल टेम्परेचर में जो वाटर है वो पीना चाहिए। एंड सर्दियों में आपको थोड़ा सा गर्म करके पीना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में जो नॉर्मल वाटर होता है वो भी ठंडा होता है, ठीक है। तो सर्दियों में थोड़ा सा गर्म करके, ठीक है, एंड गर्मियों में नॉर्मल वाटर पीना होता है आपको, ठीक है।
तो इस तरीके से कुछ पानी को पीते हैं, ऐसे में आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। चलिए, सो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। This is the reason why the ideas of heredity and genetics that we have discussed earlier are so essential for understanding evolution. Even Charles Darwin, who come up with the idea of evolution of species by natural selection in the 19th century, could not work out the mechanism. It is ironic that he could have done so if he had seen the significance of the experiment of his Austrian contemporary Mendel was doing. But then Mendel too did not notice Darwin's work as relevant to his. सो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि दोनों ही जो साइंटिस्ट थे, चाहे वो डार्विन है चाहे वो मेंडल है, वो एक ही टाइम के थे। वो साइमल्टेनियसली अपना जो प्रोजेक्ट वर्क है उसको कर रहे थे, एंड दोनों को ही एक दूसरे के प्रोजेक्ट वर्क के बारे में नहीं पता था। लेकिन जिस सब्जेक्ट के ऊपर वो दोनों काम कर रहे थे वो उन दोनों का एक कॉमन सब्जेक्ट था। अगर ऐसा होता कि वो लोग आपस में मिल जाते तो ऐसा माना जाता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो हैं वो हमें जानने को मिल जाती अबाउट आवर लाइफ। ठीक है, बट चलिए ये नहीं हो पाया, यही चीज एनसीईआरटी ने हमें बतानी थी। सो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ में जो लाइफ है वो स्टार्ट हुई कैसे? So, origin of life on Earth, Darwin's theory of evolution tells us how life evolved from simple to more complex forms, and Mendel's experiments give us the mechanism for the inheritance of traits from one generation to the next. But neither tells us about how life began on Earth in the first place. डार्विन एंड मेंडल दोनों के दोनों ही इनहेरिटेंस के ऊपर काम कर रहे थे, एवोल्यूशन के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन इन दोनों के ही एक्सपेरिमेंट्स ने हमें ये एक्सप्लेन नहीं किया कि हमारी लाइफ कि हमारे अर्थ में लाइफ की शुरुआत हुई कैसे। ठीक है, तो इस चीज का जो सॉल्यूशन है वो किसने दिया? वो दिया एक टीम ने, जो कि थी जेबीएस हेल्डेन, स्टैनली एल मिलर एंड हैरोल्ड सी ओरेगी। सो क्या चीज फाइंड आउट की गई, क्या पता लगाया गया कि हमारी जो अर्थ है उसमें फर्स्ट लाइफ कैसे आई थी? कौन सा वो एक ऐसा कंपाउंड था या फिर वो कंपोनेंट था जिसकी वजह से जो हमारी लाइफ है उसकी शुरुआत हुई, देन उसके बाद आगे इतनी सारी स्पीशीज आई। So JBS Haldane, a British scientist who became a citizen of India later, suggested in 1929 that life must have developed from the simple inorganic molecules which were present on the earth soon after it was formed. JBS Haldane एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनको के बाद में इंडियन सिटीजनशिप भी मिल गई थी। तो 1929 में उन्होंने बताया कि सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी हेल्प से जो लाइफ है उसकी डेवलपमेंट हो पाई। अब वो जो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो तब बने थे अर्थ में जब अर्थ न्यू फॉर्म हुई थी। ठीक है, मतलब कि जब अर्थ का बर्थ हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पे जो उस टाइम पे क्लाइमेटिक कंडीशंस होती थी, जो उस टाइम पे सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते थे, उसकी वजह से लाइफ फॉर्म हुई और फिर उसके बाद एवोल्यूशन हुए। He speculated that the conditions on Earth at the time, which were far from conditions we see today, could have given rise to more complex organic molecules that were necessary for life. This first primitive organism would arise from further chemical synthesis. उन्होंने स्पेक्यूलेट किया, यानी कि उन्होंने अंदाजा लगाया कि उस टाइम पे जो अर्थ में कंडीशंस होती थी वो आज की कंडीशंस के साथ मैच नहीं करती हैं। आज की कंडीशंस डिफरेंट है, उस टाइम की कंडीशंस डिफरेंट होती थी। तो उस टाइम की जो कंडीशंस होती थी, उन्होंने जो लाइफ है वो अर्थ में शुरू की। ठीक है, और जो हमारे फर्स्ट प्राइमेटिव थे, यानी कि जो हमारे पहले पूर्वज ऑर्गेनिजम्स थे,
उनमें फर्दर केमिकल सिंथेसिस होता रहा और इसकी वजह से जो लाइफ है वो बन पाई। तो उन्होंने एक इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था। अब अगर साइंटिस्ट कोई भी बात करेंगे तो प्रूव वो उस चीज का जरूर देंगे। So how did this organic molecules arise? An answer was suggested by the experiment conducted by Stanley L. Miller and Harold C. Urey in 1953. They assembled an atmosphere similar to that thought to exist on early Earth. This had molecules like ammonia, methane, and hydrogen sulfide, but no oxygen over water. इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक एटमॉस्फेयर ऐसा सा असेंबल किया जो कि हमारी पहले की जो अर्थ है उसके वो से मिलता जुलता था। ठीक है, यानी कि जैसे आपको भी बताया कि जो हमारी अर्थ है उसकी जो कंडीशंस हैं आज की डेट में वो डिफरेंट है और पहले की डेट में वो डिफरेंट हुआ करती थी। तो उस टाइम के हिसाब से जो एटमॉस्फेयर है वो बनाया गया आर्टिफिशियली ऑब्वियसली। ठीक है, और ये वाला जो एटमॉस्फेयर था इसमें क्या किया, पानी के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स क्रिएट किए गए। ये मॉलिक्यूल्स कौन कौन से थे? अमोनिया के, मीथेन, देन हाइड्रोजन सल्फाइड, लेकिन इसके ऊपर ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, वाटर के ऊपर एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बनाया गया जिसमें अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। This was maintained at a temperature just below 100 degrees Celsius and sparks were passed through the mixture of gases to stimulate the lightning. Then ये वाला जो आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बनाया गया था इसका टेम्परेचर रखा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से जस्ट बिलो यानी कि 95, 96, 97। ठीक है, जस्ट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। एंड फिर एक स्पार्क पास कराया गया जिससे कि ये बताने की कोशिश की गई कि उस टाइम पे इस एटमॉस्फेयर के ऊपर लाइटनिंग हुई थी। ठीक है, यानी कि जो बिजली है वो कड़की थी। At the end of a week, 15% of the carbon methane had been converted to simple compounds of carbon, including amino acids, which make up protein molecules. So can life arise fresh on the earth even now? एक हफ्ते तक इस मॉडल को एक्टिवेटेड एक हफ्ते तक इस मॉडल को एक्टिवेटेड रखा गया और एक हफ्ते के बाद देखा गया कि 15% ऑफ कार्बन जो कि मीथेन में था वो एक सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। ये जो सिंपल कंपाउंड है कार्बन के, ये अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हुए और यही वो अमीनो एसिड्स होते हैं जिनकी वजह से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी अर्थ है उसमें लाइफ की शुरुआत हुई। कोरोना वायरस के लिए भी हम यही कहते हैं कि अगर हम उसके आसपास से जो उसकी फेवरेबल कंडीशंस है वो हटा दें जिसकी वजह से उसका प्रोटीन सिंथेसाइज ना कर पाए तो हम कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। ठीक है, सो कोरोना जो होता है, जो हम कहते हैं कि हमारे को उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए एंड हमारे घर पे कोई भी सामान आ रहा है तो हमें उसको 2 या 3 दिन के बाद यूज करना चाहिए, हमें डीसैनिटाइज करना चाहिए। वो सब इसीलिए हम कर रहे हैं कि हम कोरोना को, सॉरी, जो कोरोना है उसकी जो प्रोटीन्स है हम उसको किल कर रहे हैं। अगर हम प्रोटीन्स को किल कर देंगे तो जो कोरोना है वो भी अल्टीमेटली किल हो जाएगा। ठीक है, सो यानी कि जो लाइफ है, लाइफ की शुरुआत कहां से होती है? प्रोटीन से होती है ना। हम लोग क्या पढ़ते हैं? डीएनए एंड जीन्स। डीएनए एंड जीन्स में क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, सो प्रोटीन से जो हमारी लाइफ है वो आगे बढ़ती हैं। अभी टाइम आपके पास 1 मिनट है, लेकिन मैं आपके 2 to 3 मिनट्स लूंगा। इन 2 to 3 मिनट्स में आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने जितना मैंने आज पढ़ाया है एक्वायर्ड ट्रेड से, ये पहले वाला नहीं पढ़ना, इससे एक्वायर्ड ट्रेड से लेके मैंने अभी तक आपको जितना पढ़ाया है वो आपने अभी खुद पढ़ना है और कोई डाउट है तो वो आपने मुझे बताना है। ठीक है जी, सो स्टार्ट कीजिए।